ये चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है लेकिन उनका डेफिनेशन वगैरह बोर्ड में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये चैप्टर को डिजाइन ही किया गया उस हिसाब से। सबसे पहले करंट नेटवर्क का कंसेप्ट आया, उसके बाद आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उससे काफ़ी पहले ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूटन्स लॉ के बाद वो सब भी हो चुका था। तो कोई एक फील्ड के बारे में जब जानकारी करना होता है, आप देखोगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कितना समानता है। उसमें भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का वेरिएशन, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी है, उसका वेरिएशन सब एक जैसा होता था। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन आता है, एनर्जी का डेफिनेशन आता है और फोर्स वगैरह का फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है। एग्जैक्टली वैसे ही इस चैप्टर में वो सारा एनालॉगस टर्म्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें हर एक टर्म को जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होता है वैसे ही बनाया गया, उसी नजरिया से बनाया गया। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसमें भी कोई मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे होगा। इसलिए यहाँ पर दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है उसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, मतलब कूलम्ब्स लॉ जैसा है। कूलम्ब नहीं निकाले थे लेकिन कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। और इसमें आपको कोई नहीं पूछेगा डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किए थे वैसे ही इसको डिफाइन करोगे। मतलब आप इतने सारे फल खा चुके हो, अभी अगर आपको कोई एक नया फल मिला, उस फल को अगर तोड़ोगे अंदर से कुछ ब्लैक कलर का हार्ड चीज निकलेगा छोटा छोटा, तो आप क्या कहोगे? सीड है। क्यों? क्योंकि सारे फल में से होता है। ये फल आप कभी पहले नहीं देखे थे, उसके बावजूद उसी के नॉलेज से बोल रहे हो कि ये सीड है, ये है, ये वो है, ऐसे करके उसका पहचान लेते हो। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में हर एक टर्म को एनालॉगसली डिफाइन किया गया है। दे विल नेवर आस्क यू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बट दे विल आस्क यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया था एनालॉगसली। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से क्या क्या नॉलेज चुरा के ये चैप्टर बना है। तो वो सारा डेफिनेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते थे बस वहां पर मैग्नेटिक बोलेंगे, बाकी सारा चीज तो वही रहेगा। खैर चलो, आज हम पहले देखेंगे व्हाट इज एनालॉजी बिटवीन दीज टू फील्ड्स। पहला पॉइंट रहेगा एनालॉजी और सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लॉ है इसके अंदर, बट यू विल सी द इक्वेशंस, फॉर्मूला, ग्राफ्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये हो गया मैग्नेटोस्टैटिक्स। और मैग्नेटोस्टैटिक्स इज अबाउट परमानेंट मैग्नेट्स, मैं यहां पर कहूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और चलो ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स देख लेते हैं। डेफिनेशंस आर सेम। मैग्नेटोस्टैटिक्स मींस द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। पहला है सिमिलरिटी। पहला है, इसमें आपका जो सोर्स था वो क्या था? इट वाज सोर्स इज ए चार्ज। आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोर्स इज ए चार्ज व्हिच मे बी ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। The source of electrostatic field is a charge which may be a positive charge, may be a negative charge. Similarly, source of a magnetic field is pole or current element. Current element. करंट एलिमेंट किसको कहते हैं? बहुत ही डिटेल्स में दिखेंगे। करंट एलिमेंट मतलब एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर, छोटा सा करंट कैरिंग वायर को आप करंट एलिमेंट कहोगे।
यहाँ पर सोर्स जो चार्ज था पॉजिटिव था या नेगेटिव था। सिमिलरली यहाँ पर जो सोर्स है वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ध्यान रहे, पॉजिटिव चार्ज का अनलोगस क्वांटिटी नॉर्थ पोल है, नेगेटिव चार्ज का अनलोगस क्वांटिटी साउथ पोल है। पॉजिटिव चार्ज का अनलोगस क्वांटिटी नॉर्थ पोल है, नेगेटिव चार्ज का अनलोगस क्वांटिटी साउथ पोल है। जैसे पॉजिटिव चार्ज को लेके हम लोग क्या डेफिनेशन किए थे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे तो क्या कहेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल, पॉजिटिव चार्ज का नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ इसका यूनिट क्या था, कूलम, कूलम था। इसमें पोल है तो रहेगा वेबर, और अगर करंट एलिमेंट है तो कहेंगे एम्पियर मीटर। डोंट सरप्राइज, डोंट कंफ्यूज, एनालॉजी को याद रखोगे, बाद में सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग चैप्टर में नहीं गए हैं, हम कुछ ऐसे बेस बनाना चाहते हैं कि चैप्टर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सोर्स इज ए चार्ज, सोर्स इज ए पोल और करंट एलिमेंट। नंबर 2 दूसरा हुआ, यहां पर दो चार्ज के बीच में फोर्स था, है ना, और फोर्स क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 by R square, and the constant of proportionality was depending upon the nature of the medium. Here also the force is proportional to M1 M2 by R square। M क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पढ़ेंगे इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर दो ठो पोल है, एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ दिया गया है तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, M1 M2 by R square। यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता था, यहाँ पर भी नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तीसरा, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सिमिलर टर्म्स आएंगे, जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बढ़िया से हो रहा है उनको इस चैप्टर बहुत बढ़िया से हो जाएगा, जिसका वैल्यू था एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या था, इट इज परमिटिविटी ऑफ फॉर फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और याद है आपको इसका वैल्यू कितना था, इट वाज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। फराड क्या था, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। सिमिलरली यू हैव ए टर्म कॉल्ड म्यू, कॉल इट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, जिसको आप चाहो तो μ0 इंटू μr लिख सकते हो, है ना। और μ0 क्या है, μ0 क्या होगा आप अकॉर्डिंगली गेस कर सकते हो, जैसे इस केस में होता है। क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम यहां पर कहेंगे इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं आता है उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। वैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स करके एक पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे हम लोग। और इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पर था कैपेसिटेंस का यूनिट फराड पर मीटर, यहाँ पर होता है हेनरी। हेनरी क्या है, इट इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, वो भी हम लोग पढ़ेंगे।
तो एनालॉगसली हमें सारा चीज दिखने लगा है। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर डी में हमारे सामने एक टर्म लेंगे फ्लक्स। पहले ले लेंगे, चलो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी क्या था? हाउ इंटेंस इज द फील्ड, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फील्ड। किसी एक जगह एक फील्ड, फोर्स फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कब कहेंगे? किसी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कब कहेंगे? अगर हम वहां पर कोई चार्ज रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स आया, तो कहेंगे हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहीं एक मास रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स आया, तो कहेंगे हाँ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। सिमिलरली कहीं अगर एक मैग्नेट रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स आया, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर बहुत तगड़ा फोर्स आया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फोर्स आया तो वीक फील्ड है। तो फील्ड इंटेंसिटी जो हमारा ई था, हाउ यू हैव डिफाइंड, you have defined is the force experienced by a unit positive charge. F is force on plus q। दरअसल अगर E हो गया F by Q, तो F क्या था? फोर्स ऑन प्लस Q। हाँ, इट वॉज लिमिट Q टेंड्स टू 0 dq ऐसे था, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम। मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B को भी हम अभी डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? इट वाज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहेंगे यहां पर फोर्स बाय m। m क्या हुआ? दैट इज F क्या हो गया? F इज फोर्स ऑन m वेबर नॉर्थ पोल। ध्यान रहे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, तो यहां पर नॉर्थ पोल ले रहे हैं। यूनिट क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली न्यूटन पर वेबर। B का डेफिनेशन एज B इक्वल बाई m। अभी जो आपका रिड्यूस सिलेबस आया है, उससे ये निकल गया है। अब ये निकल गया तो मुझे न्यूमेरिकल करने में काफी मुश्किल होगा, थोड़ा ये डेफिनेशन को मैं इंक्लूड करता हूं। बट सिलेबस में लिख के आया है डेफिनेशन ऑफ B एज F by m इज नो मोर इन द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये निकल जाने से काफी चीज ढीला पड़ जाएंगे, है ना? तो वो सारा चीज को इंक्लूड करने के लिए छोटा सा चीज है, मैं इंक्लूड कर दिया। B का डेफिनेशन वही रहा। दूसरा था, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होते थे और लाइंस ऑफ फ्लक्स होते थे। सिमिलरली इधर भी आपका रहेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स। जैसे इसमें होता है वैसे उसमें होता है, दोनों में आ गया। अच्छा, तीसरा था, यहां पर हमारे पास एक डेफिनेशन था E का। E is flux passing per unit normal area। फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। अगर 5 फ्लक्स AN एरिया में जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट तो वही था, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहां पर सिमिलरली B क्या हो जाएगा? B at a point is also defined as, this definition is there, B at a point is defined as the force experienced by, net force experienced by a unit north pole at that point. If a m Weber north pole at a point experiences a force F, then the magnetic field B at that point is given by F by m। लेकिन कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। क्यों पूछेंगे? तो ये पूछेंगे, ये आपको आता है एग्जैक्टली इन द सेम लैंग्वेज, उसको ट्रांसलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, बी का डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन का एनालॉगस डेफिनेशन देखेंगे, वही है। बी क्या है? फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, पर यूनिट नॉर्मल एरिया, जिसको आप कहोगे B इक्वल टू क्या हो जाएगा? पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तो कहोगे फाई बाई AN। फिर क्या है फाई? फ्लक्स पासिंग
perpendicularly through area A और AN का मतलब नॉर्मल एरिया। देखो डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। दूसरा था यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसा ऐसा है तो हम कहते थे, क्या कहते थे कि हियर अगर इस पॉइंट को हम A कहेंगे, इस पॉइंट को हम B कहेंगे तो हम कहते थे E at B is less than E at A। सिमिलरली अगर किसी जगह मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा ऐसा है तो आप कहोगे ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B तो आप कहोगे B at B is less than B at A। देखो डेफिनेशन कितना सिंपल है। E was a vector quantity because it is the force or unit positive charge. B is also a vector quantity। मोreover E का डायरेक्शन अगर किसी जगह लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रहा है, P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वाज टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। सिमिलरली किसी जगह अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है तो आप कहोगे P पॉइंट में मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इज टेंजेंशियली टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। देखो कितना सिमिलरिटी है, सारा कुछ सिमिलर है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपको मालूम है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप सारा जानकारी फटाफट बता सकते हो। बस एनालॉजी याद रखना, इसका पॉजिटिव चार्ज उसका नॉर्थ पोल, ठीक है। दोनों ही फील्ड में इतने सारा एनालॉजी है, उसके बावजूद हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर पूरा अलग है। हमें हाई वोल्टेज से डर है, ज्यादा चार्ज से डर है, छुएंगे तो हमारे अंदर से डिस्चार्ज हो जाएगा, जान निकल जाएगा। बट कितना भी पावरफुल मैग्नेट हो उसको छूने में हमें डर नहीं लगता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स, ये दोनों में डिफरेंस क्यों आता है, चलो देखते हैं। अब डिफरेंसेस पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन ES field and EM field, electromagnetic field। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्या डिफरेंस है चलो देखते हैं, नोट करते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इधर लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला डिफरेंस हुआ कि इस केस में आपको आइसोलेटेड चार्ज मिल जाते हैं। यू कैन गेट ए पॉजिटिव चार्ज, यू कैन गेट ए नेगेटिव चार्ज, सो आइसोलेटेड चार्जेस आर अवेलेबल। आइसोलेटेड चार्जेस आर अवेलेबल, मतलब आपको सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए या सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज चाहिए तो मिल जाएगा। जबकि यहां पे आप देखोगे आइसोलेटेड पोल्स, जिसको हम कहते हैं मोनोपोल्स, डू नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ नॉर्थ पोल चाहिए नहीं मिलेगा, उसके साथ साउथ पोल फ्री मिलेगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। सिर्फ साउथ पोल चाहिए, नॉर्थ पोल जुड़ा हुआ मिलेगा। सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल आपको मिल नहीं सकता। समझ में आ रहा है? छोटा सा डिफरेंस, ये छोटा सा डिफरेंस आगे चल के कितने सारा डिफरेंस करवाता है, देखो बहुत सारा डिफरेंस करवाएगा। तो क्या पता चल गया, यहाँ पर हमारा एक आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या साउथ पोल अवेलेबल नहीं है। जहां पर भी नॉर्थ पोल होगा वहां पर साउथ पोल होगा। यहाँ पर हमारे डाइपोल्स होते थे और मोनोपोल्स भी होते थे, मतलब डाइपोल चार्जेस भी होते थे, सिंगल चार्ज भी होता था। जबकि यहाँ पर सिर्फ डाइपोल ही एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल के साथ एक साउथ पोल जुड़ा हुआ मिलेगा। देखो कितना बड़ा अंतर है। एनीवे, तो चलो देखते हैं। दूसरा हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक नेगेटिव चार्ज है, तो लाइंस ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता था, ऐसे जाता था लाइंस ऑफ फ्लक्स।
तो क्या कहते थे, लाइन्स ऑफ फ्लक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होते हैं। यहाँ पे लाइन्स ऑफ फ्लक्स स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता था। क्या आप गेस कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज का एनालोगस क्वांटिटी क्या था, नॉर्थ पोल। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, है ना, देन मूव थ्रू एक्सटर्नल मीडियम, रीच साउथ पोल। लेकिन वहां पे खत्म नहीं हो जाता है। अगर ये कोई एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, तो इसकी लाइन्स ऑफ फ्लक्स कैसे होंगे, वो स्टार्ट करेंगे नॉर्थ पोल से, बाहर मीडियम से होते हुए साउथ पोल में पहुंचेंगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। दे विल कंटिन्यू थ्रू दिस एंड दे विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में आ चुका है। चार्ट हो इसे मैग्नेट दिया था, कौन सा लाइन्स ऑफ फ्लक्स इज करेक्ट। लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर गोइंग लाइक दिस, यहाँ से स्टार्ट होगा तो ऐसे आएगा, ऐसे इसके अंदर से कंटिन्यू करेगा। और बुक में काफी जगह ये नहीं दिखाया तो गया, ये नहीं दिखाया तो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको जीरो मार्क मिलेगा। तो हम क्या बोले, लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर गोइंग लाइक दिस। यहाँ पर भी आपकी साउथ पोल में घुस रहे हैं और नॉर्थ पोल में निकल रहे हैं, बट दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। और अगर कोई करंट एलिमेंट होगा तो करंट एलिमेंट मतलब मान लो कि ये कोई एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें कुछ आई करंट जा रहा है, तो इसके चलते जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स मिलेंगे, वो लाइन्स ऑफ फ्लक्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, गोल गोल क्लोज लूप बना लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि लाइन्स ऑफ फ्लक्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, देन मूव थ्रू एक्सटर्नल मीडियम, रीच साउथ पोल एंड देन through the magnet they move from south pole to north pole। ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साथ साथ याद रखना, टेंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स वाज डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पर इंटेंसिटी चाहिए तो ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई अगर पूछेगा इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप कहोगे आई विल ड्रॉ ए टेंजेंट इनसाइड द मैग्नेट। टेंजेंट मतलब डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी इनसाइड ए मैग्नेट, बी मतलब magnetic field intensity inside a magnet is directed from south pole to north pole। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया एक से दूसरा। तीसरा हुआ कि इस केस में हम देखते हैं कि जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स एक जगह शुरू होते हैं दूसरी जगह खत्म होते हैं। Lines of flux start at one point and finish at other point. They never ever form closed loops। ये lines of flux कभी भी closed loop नहीं करते हैं। I am talking about electrostatic field when the field is stationary, electric field is not changing with time। क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलेगा लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्लोज लूप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। इनके से इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड लाइन्स ऑफ फ्लक्स में फॉर्म क्लोज लूप, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये भी आएगा हमारा डिस्कशन में, मैक्सवेल इक्वेशन आएगा,
तो हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये स्टैटिक वाला वर्ड का इंपोर्टेंस समझना, चार्ज स्टेशनरी है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है, तब हम कहेंगे ये स्टैटिक फील्ड है। तो ऐसा केस में तो लाइंस ऑफ फ्लक्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यहां पर क्या लिखेंगे, लाइंस ऑफ फ्लक्स always form closed loops, ये हरदम क्लोज लूप बनाते हैं। लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। समझ में आ गया? देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखेंगे यहाँ पे जो हमारा लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्लोज लूप नहीं करते हैं, यहाँ पर वी हैव ए टर्म कॉल्ड गॉस लॉ। क्या कहता है, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। Phi flux coming out, or say d phi flux coming out of small area ds is equal to E dot ds। और क्या था, और था कि E dot ds, that is the net flux coming out of any closed surface S is equal to Q inside by epsilon 0। मैं एप्सिलॉन लिखता था, बुक वाले एप्सिलॉन 0, चलो मैं अपने रास्ते पे रहता हूँ, करना नहीं चाहिए, नेट चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या कहेंगे, डी फाई फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ small area ds is equal to क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा, b डॉट ds, आना लोगों से, ठीक है, b डॉट ds। और b डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, net flux coming out of, that is net flux coming out of any closed surface। तो होना क्या चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ था Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, तो यहाँ पर M इनसाइड बाय म्यू, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सोचो कि ये है हमारा मैग्नेट, यहाँ से लाइन्स ऑफ फ्लक्स गया, ऐसे आया, ऐसे गया, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, और ऐसे ही सारा फ्लक्स जा रहे हैं। मैं कोई एक क्लोज सरफेस लेता हूँ, ये क्लोज सरफेस है, ऑब्वियसली जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज जीरो, क्योंकि लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर ऑलवेज फॉर्मिंग क्लोज लूप। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। नेट फ्लक्स कमिंग आउट का मतलब कितना निकल रहा है माइनस कितना घुस रहा है। अब तो जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा, क्योंकि ये तो कहीं रास्ते में खत्म होने वाला चीज नहीं है, क्लोज लूप करता है। तो देखो यहाँ पर गॉस लॉ को लेके जितने सारा डेवलपमेंट्स हम लोग किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ एक चैप्टर था, कितना सारा चीज निकाले थे, वो सारा मैग्नेटिक फील्ड में इनवैलिड हो गया। देयर इज नो सिमिलर लॉ टू दैट ऑफ गॉस लॉ हियर। गॉस लॉ का एनालोगस लॉ आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। तो E dot ds in a closed surface, in a coming out, E dot ds integrated over a closed surface or this, but B dot ds integrated over a closed surface is
इज इक्वल टू 0। ये सबसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क वाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स ऑलवेज फॉल क्लोज लूप्स। ठीक है, देखो एक डिफरेंस से कितना डिफरेंस आने लगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा। नेक्स्ट डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। यहां पर आपका जो लाइंस ऑफ फ्लक्स था एक जगह से शुरू होता था, एक जगह पे खत्म होता था, और ये कुछ ऐसे जाता था ऐसे। तो मान लो कि ये लाइंस ऑफ फ्लक्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा था, ठीक है ना। यहाँ पर जो लाइंस ऑफ फ्लक्स थे वो तो क्लोज लूप करते थे, मतलब अगर ऐसा ऐसा घूम रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक, नाउ दीज आर द टू लाइंस ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नेटोस्टैटिक का। अगर हम यहाँ पर कोई Q कूलम का चार्ज रखेंगे उसके ऊपर फोर्स क्या आएगा? EQ, फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन प्लस Q इज इक्वल टू E इंटू Q, नहीं, और फोर्स ऑन माइनस Q होता था E इंटू Q, बट विथ ए माइनस साइन, क्योंकि माइनस Q है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पर कोई प्लस Q कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कुछ ऐसा आता था, कोई माइनस Q कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे आता था। ये हम लोग जानते हैं। एग्जैक्टली से ऐसे ही करेंगे। फोर्स ऑन m वेबर पोल क्या हो जाएगा? यहां पर होता था EQ, तो वहां पर क्या हो जाएगा? E के जगह B इंटू M। वैसे ही सोचो, पॉजिटिव चार्ज का एनालोगस क्वांटिटी नॉर्थ पोल है, नेगेटिव चार्ज का एनालोगस क्वांटिटी साउथ पोल है। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो ऐसा कोई एक मैग्नेट रखा है, इसका नॉर्थ पोल तो अकेला मिलेगा नहीं, तो नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स आएगा ऐसे, M हो गया पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल के ऊपर फोर्स आएगा ऐसे। हाँ, ये तो एनालॉजी हुआ, डिफरेंस अभी आएगा। एनालॉजी क्या है? प्लस Q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स आता है, नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स आता है। यहाँ पर फोर्स आता है EQ, वहां पर आता है BM, Q का एनालोगस M है। अच्छा, तो अभी क्या मैं बताना चाहता हूं थ्रू दिस? मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर मैं कोई एक प्लस Q कूलम चार्ज को या फिर कोई एक चार्ज को A से उठा के प्लस Q कूलम ले लेते हैं, प्लस Q कूलम को A से ले लिया, जब A से लिया रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो उसको ढकेलते हुए ले लिया। वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसी चार्ज को यहां से वापस लेके आ गए तो वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा था। सो व्हेन यू मूव लाइक दिस, ए प्लस Q कूलम चार्ज, work is done by electric field. When you are coming back, work is done against electric field, and the total work done is 0. तो क्या कहेंगे? Work done in moving any charge completely once throughout any closed loop. Throughout any closed loop is 0. कोई चीज को एक सर्कुलर पाथ में क्लोज लूप में घुमा गिराने में वर्क डन 0 होता है, तो हम क्या कहते हैं? फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर हम कोई नॉर्थ पोल को ऐसे मूव करवाए,
नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स तो इन द डायरेक्शन ऑफ बी आएगा। तो जैसे जैसे गए वर्क इज कंटिन्यूअसली डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन इन द क्लोज लूप इज नॉट जीरो। उल्टा लाए वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक वर्क डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो। So when you move a point charge throughout any closed loop, the work done is zero and the field is conservative. When you move a north pole throughout any closed loop, the work done is not necessarily zero. Zero हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, depending upon the magnetic field. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? Work done in moving a north pole throughout any closed loop may or may not be zero. ठीक है, तो magnetic field is non-conservative. Magnetic field is non-conservative. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। मतलब यहाँ पर वर्क डन विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। यहाँ पर वर्क डन वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। किसी भी रास्ते में लेके जाओ, वर्क डन वाज सेम from which point to which point you are going, accordingly the work done was decided, not on the path. जबकि ये depends upon the path followed. कौन से रास्ते में ले रहे हैं, कैसा रास्ते में ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वर्क डन। फिर वो वर्क डन होगा कितना, वो हमारा एक लॉ है, कितना होगा। if it is not zero then how much is the work, उसको निकालने के लिए एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर्स लॉ। B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या होगा, म्यू टाइम्स आई, वो पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोग समझ रहे हैं कि वर्क डन इज नॉट जीरो। यहाँ पर वर्क डन इज जीरो, तो वर्क डन जीरो होने के कारण ये कंजर्वेटिव हो गया और ये नॉन कंजर्वेटिव हो गया। अब कंजर्वेटिव हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हियर यू हैव अ टर्म कॉल्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। हाउ यू डिफाइन the work done against electric field in moving a charge from infinity through any point, through any path। नहीं, any path करने से तो इसमें नहीं होगा। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा डिफाइंड थे किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जबकि ये चैप्टर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारे चीज नहीं मिलने वाले। देयर इज नो टर्म लाइक मैग्नेटिक पोटेंशियल नॉर एनीथिंग लाइक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, एनर्जी है बट दैट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। एवरी एनर्जी इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ एनर्जी वाला कैलकुलेशन आएंगे बट दैट इज नॉट ए पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो देखो, बस दोनों में सब कुछ बराबर होते हुए भी एक में आइसोलेटेड चार्ज अवेलेबल था, दूसरे में आइसोलेटेड चार्ज अवेलेबल नहीं था, आइसोलेटेड पोल्स अवेलेबल नहीं था। तो फिर दोनों में कितने ज्यादा अंतर आ गए। अभी हम लोग जो स्टेटमेंट कंक्लूजन में लाए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव नहीं है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? जगह नहीं है तो मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे। अब ठीक है, अब अगर इसको मैं मिटाया तो हम क्या कहेंगे? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर एनी क्लोज लूप वाज इक्वल टू जीरो, है ना? इसको आप F करके लिखो, ठीक है, F करके लिखो। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कि B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर एनी क्लोज लूप में और may not be जीरो। आपको हो गए सर, जीरो तो नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा। जीरो भी हो सकता है, मतलब क्या? मैं आपको बता रहा हूँ छोटा सा एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, लाइन सब फ्लक्स ऐसे आया, ऐसा इधर से घुस गया, इधर से कंप्लीट किया। दूसरा मैग्नेट है,
ये दूसरा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल ये है। लाइन से फ्लक्स ऐसे आया, घुस के आया, घर से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लाइन से फ्लक्स ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। अगर हम कोई नॉर्थ पोल को दूसरा एक नॉर्थ पोल को इसी रास्ते पे मूव करवाएंगे, तो यहां से गए तो जैसे ऐसे करके घूम के अगर आएंगे तो यहाँ पर जाने में वर्क इज डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पर आने में वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। सो द वर्क डन इन मूविंग ए नॉर्थ पोल थ्रू आउट दिस क्लोज लूप इज 0। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं लिख रहा हूँ नॉट 0 कहना गलत हो जाएगा, इट विल बी मे और मे नॉट बी 0। ये जो जेई वाले होते हैं ना, बड़े बदमाश लोग होते हैं, वो कोने कोने से खींच के डाल देते हैं। नॉन कंजर्वेटिव तो बच्चे तुरंत लिख देंगे नॉट 0। नो, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 0 होने से अगर हर वक्त 0 होता तो कंजर्वेटिव कहते, अब ये कंजर्वेटिव नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया मे और मे नॉट बी 0। तो इसमें क्या हो गया, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, potential energy etc. are defined because these quantities are defined only for conservative fields। यहाँ पर क्या लिखेंगे, potential difference, potential energy etc. are not defined for magnetic fields। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बकवास है, कुछ नहीं होता, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। ठीक है, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है।